ये है एक एवरेज इंडियन की बॉडी। वीक आर्म्स, जीरो मसल मास, थोड़ा सा लोअर बेली फैट और वेस्ट के एरिया में जमा हुआ फैट। बट ये बॉडी बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बॉडी है। इंडियन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी बनाना मतलब जिम जाके मसल बिल्ड करना नहीं होता है। इंडियन पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी बनाना मतलब पेट अंदर करने वाली बात है। इंडिया में इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद भी क्यों फिटनेस को इतना कॉम्प्लिकेट किया जाता है? क्यों आज की हमारी यंगर जनरेशन फॉरेन के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को सुनती है, ना कि इंडियन यूट्यूबर्स को? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियंस की फिटनेस और डाइट को लेके क्यों इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, क्या रूट प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छी नहीं बन पाती, और एंड में बात करेंगे इनके सोल्यूशंस के बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Larger economic and social forces are threatening people's health and prosperity. सबसे पहला और बेसिक रीजन है जेनेटिक्स। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं तो आपको पता चलेगा कि पहले के जमाने में इंडियंस ने बहुत फैमिन फेस किए हुए हैं और उस वजह से हमारी जीन्स को आदत है फैट्स को स्टोर करने की, जिससे हम अकाल से सर्वाइव कर सके। इंडिया में ये फैट बेली एरिया के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है। वही आप अगर दूसरे फॉरेनर्स को देखोगे, यूरोपियंस को या ऑस्ट्रेलियंस को, तो उनकी बॉडी में इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ कोई अगर मोटा आदमी होता है तो उससे पैसे वाला मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो किसी खाते पीते घर का इंसान है। इन द सेंस वो हमारे कंट्री में ना जब पर्सन बिकम्स अ लिटिल फैट तो उसको फैट बोलते हैं, शर्माते हैं। सो पीपल से यू आर अ हेल्दी किड। सो आई एम लाइक वेरी हेल्दी, खाते पीते घर की लड़की है। चलिए चलते हैं रीजन नंबर 1 पे, जो है पुअर डाइट। वैसे एक एवरेज इंडियन मील में होता क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पापड़। डोसा, इडली, all those things. उपमा, avlaki, idli, dosa, bread omelette, rice, sambar, something like that. sambar, rice, sabji, beans or rich gourd. Dinner is lemon rice or the tomato rice. Dinner is just chapati with some sabji basically. अगर आप इस मील को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, वो है प्रोटीन। 2017 के एक स्टडी रिपोर्ट ने बताया कि हम इंडियंस की मील्स में 75% कार्ब्स, 20% शुगर और सिर्फ 5% प्रोटीन होता है, जो कि बहुत कम है। एक एवरेज इंडिविजुअल को अपनी बॉडी वेट का कम से कम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि इंडियंस प्रोटीन डिफिशियंसी की लिस्ट में पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पे है। यानी इंडिया दुनिया के लोएस्ट प्रोटीन कंजम्पशन देशों में से एक है। हमारा लगभग 80% पॉपुलेशन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है ऑन रेगुलर बेसिस। इनफैक्ट हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। Whenever we go to a party, suppose a birthday party of one friend, there'll be various junk food items such as Coke, Pepsi. I really enjoy Maggi and like noodles and ramen. रामेन? भाई आज तक मैंने रामेन नहीं खाया कभी लाइफ में। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। ये तो हो गई बच्चों की बात। हमारे अडल्ट्स क्या खा रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। भैया वड़ा पाव गरम है? हाँ, 5 लगा दो, हरी चटनी ज्यादा डाल देना। हाँ क्या कहने। और जिन भी लोगों को लगता है कि हमारी डाइट पे छोले, राजमा, दाल वगैरह इंक्लूड करने से आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पा रहे हो, नहीं भाई, नहीं कर पा रहे हो आप। क्योंकि इन फूड्स में प्रॉब्लम ये है कि ये पहले एक हाई कार्ब फूड है और फिर उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको मिल जाता है। Dal is not a source of protein. You see, to get 26 grams worth of protein from dal, you would need to consume half a liter of dal, 455 calories and 82 grams of carb. What about rajma? Half a kilogram of rajma, 26 grams of protein, 500 calories, 85 grams of carb. Almost a kilogram of sprout. 100 grams of छोले में आपको मिलेगा 223 कैलोरीज, 45 grams of carbs, 4.25 grams of fats और लगभग 8 to 9 grams of protein। आपको यहाँ 8 to 9 grams of protein तो मिल जाएगा, बट यहाँ मेन प्रॉब्लम है carbs और कैलोरीज की। और एक चीज याद रखना, आपको अगर जेन्युइनली फैट लॉस करना है तो आपको कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये सब बहुत फैंसी चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में खाना है और जो रेगुलर प्रोटीन का इंटेक है उसको कंप्लीट करना है। इस पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लंबी वीडियो बनाऊंगा, जहाँ मैं हर एक चीज कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा आपको।
एंड प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए आप डेफिनेटली वे प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हो अपने डाइट में, बट प्रोटीन के नाम पे च्यवनप्राश, कॉम्प्लान, बूस्ट, प्लीज ये सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। रीजन नंबर 2 इस लिस्ट में है नो नॉलेज अबाउट वेट ट्रेनिंग। इंडिया में जेन्युइनली वेट ट्रेनिंग को लेके लोगों के बीच में नॉलेज नहीं है। बहुत सारे इंडियंस जिम में एडमिशन ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई मुझे आर्नोल्ड जैसी बॉडी नहीं बनानी। भाई टेंशन मत लो, आप बनाना चाहोगे तो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनका गोल ये होता है कि मुझे बस ज्यादा मसल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस अपना पेट अंदर करना है। ऑल्सो आप कभी भी अपने बॉडी के एक हिस्से से वजन कम नहीं कर सकते। क्या आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसके एब्स आए हुए हो बट उसकी डबल चिन है? तो जब आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है तो वो पूरे बॉडी में से, ओवरऑल बॉडी में से रिड्यूस होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से या एक सेक्शन से। इसलिए आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि फेस फैट कैसे रिड्यूस करे, जिसमें इवेंचुअली यही दिखाया जाता है कि आपको 3 घंटे तक च्युइंगम चबानी है, उससे आपका डबल चिन कम हो जाएगा और आपका जो फेस का जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो सारे वीडियोस पूरे के पूरे फर्जी वीडियोस है। क्योंकि आप कभी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से वेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, वो आपकी ओवरऑल बॉडी से ही रिड्यूस होता जाता है। लड़कियों को कोई अगर बोल दे कि उनको भी जिम जाना चाहिए तो लड़कियां मुंह बना लेती है। You get fit, focus on yourself, your body. Like join the gym. Yeah, sure. इनफैक्ट लड़कियों को जिम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि दैट विल हेल्प देम टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ PCOS, बेबी ब्लूज, डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं वो उन्हें सेल्फ डिफेंसिव भी रहना सिखाएगा। और लड़कियां टेंशन मत लो, एक डंबल उठा लेने से आप ऐसे नहीं दिखने लग जाओगे। और एक बहुत बड़ा झूठ भेजा जाता है यूट्यूब पे कि आप जितना ज्यादा आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है उतना ज्यादा आपका फैट रिड्यूस हो रहा है। ये सच में बहुत बड़ा बकवास है। फैट लॉस की बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब अगर आपका स्वेटिंग खूब जारी हो रही है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा फैट कम हो रहा है, बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। ऑल्सो बहुत लोगों को लगता है कि वॉकिंग करके वो अपना फैट रिड्यूस कर देंगे। ऑब्वियसली वॉकिंग आपके हार्ट के लिए अच्छी हो सकती है, बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपके शेड्यूल में कहीं ना कहीं फिट करिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक स्टडी पब्लिश की थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि वॉकिंग एक एक्सरसाइज नहीं है। Walking, I personally don't think it should be labeled as exercise. My fitness gonna get worse. Why? Because walking's easy. Think of it. You just do this with your legs. Your arms sway back and forth, front to back. Is that hard? Well, for me, it's easy. चलिए चलते हैं रीजन नंबर 3 पे, जो है एकेडमिक प्रेशर। जैसे ही आप बड़े हो जाते हो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि आपको स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। ऑफिस में आपको बताया जाता है कि काम करो, लंबे लंबे घंटे तक काम करो और यस सर करते रहो, जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा। जहां आप इस रैट रेस से निकलकर थोड़ा स्लो डाउन करते हो, हिलाना बंद करते हो, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हो, आपको रियलाइज होता है कि आप ऑलरेडी अपने मिड 30s में पहुंच चुके हो। इस एज पे आते आते आपको नी पेन और दूसरे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे हम पथरी कहते हैं, कैंसर, इनफर्टिलिटी, चेस्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स, ये कई प्रॉब्लम्स है जो लोग मिड 30s में आते आते फेस करने स्टार्ट करने लग जाते हैं। इसमें स्कूल को भी ब्लेम करने जैसा है। अगर स्कूल भी बहुत ज्यादा फिटनेस पे फोकस नहीं कर सकती तो एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। इनफैक्ट मेरा पीटी का जो पीरियड था वो भी मैथ्स की टीचर ले लेती, तो ये तो बहुत दूर की बात है। चलिए चलते हैं रीजन नंबर 4 पे, जो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हो रहा है कई सिटीज में जहाँ पार्क्स और खुले मैदानों को तोड़कर नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। बिल्डिंग्स तो बनाई जा रही है वो भी ठीक है, बट उनके बेडरूम वैसे ही काफी छोटे हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। इसमें आप बड़े ब्रांड्स जैसे स्विगी और जोमेटो को भी इंक्लूड कर सकते हो, जहाँ चुटकियों में आपके पास बर्गर और पिज्जा जैसा फास्ट फूड आ जाता है, वहाँ मोटापा ऑब्वियसली होगा ही। एक स्टडी ने बताया कि जैसे जैसे ही गांव और शहर के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, उसके साथ ही साथ उस गांव में मोटापा भी बढ़ते जाता है। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि जो फास्ट फूड लोग शहर में खा रहे थे वो फास्ट फूड अब गाँव तक भी पहुंच गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोल्यूशंस की। सबसे पहला और बेसिक स्टेप जो मुझे लगता है जो काफी इफेक्टिव होगा वो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। एग्जांपल के तौर पर चिले एक कंट्री है जिसने एडवर्टीजमेंट बैन लगा रखा है कुछ प्रोडक्ट्स पे, और इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक टीवी पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस कंट्री ने उन इमेजेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है जो बच्चों को अट्रैक्ट करके बेचा जाता है। सिर्फ ये एक स्टेप लेने से शुगर ड्रिंक्स की जो सेल्स थी वो 24% से घट गई थी बिटवीन 2015 टू 2017। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि आपको आपकी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड करना पड़ेगा। मिल्क, एग्स, पनीर, बहुत सारे प्रोटीन फूड ऐसे भी है जिन्हें आप खाओगे तो आपका कार्ब रिच फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मीट इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। देखो यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक वेजिटेरियन हो, प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक हाई कार्ब रिच फूड खा रहे हो और आपका जो डेली इंटेक है प्रोटीन का
का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। स्कूल को भी काफी इनिशिएटिव लेना चाहिए यहाँ पे। स्कूल्स को बताना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। शुगर अगर अनहेल्दी है तो शुगर की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इनकी बॉडी पे और उनकी ब्रेन पे। उन्हें एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि कुछ भी कंज्यूम करने से पहले पैकेट के जो पीछे के इंग्रेडिएंट्स है वो एक बार देख लेने चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हम बहुत कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। वीडियो को करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।